हाय बेबी, मेरी न्यू हेयर कट कैसी लग रही है और मेरी न्यू हेयर कलर कैसी लग रही है? इज इट गुड? यस डियर, बहुत सुंदर लग रही है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड योर पोस्ट ऑन इंस्टा वाज ऑसम। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। वैसे आज रात क्लब में पार्टी है, कितने बजे आओगी? मेरे हस्बैंड 10:30 बजे सोते हैं, उसके बाद आऊंगी। मालिनी अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी कमरे में मालिनी का पति हेमंत गुस्से में आता है। मालिनी, तुम सुधरोगी नहीं ना? हेमंत डार्लिंग, अब मैंने क्या कर दिया? कल रात भर तुम कहाँ थी? वो रात को मैं... बंद करो अपनी एक्टिंग, मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ करके मैंने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया था, ये सोचकर कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। तुम सुधर गई हो, पर सुधरने की जगह तुमने क्लब जाना, कम उम्र के बच्चों के साथ घूमना, रात भर बाहर रहना, बाहर जाना, पब जाना, बियर पीना और दूसरी नशे जैसी गंदी आदतें पाल ली हैं। हम शहरी लोग हैं, ये सब नॉर्मल है। आप क्यों इतना गुस्सा करते हो? चिल डार्लिंग। हेमंत के चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमंत की बहू निधि कमरे में आती है। क्या हुआ पापा जी, आप मम्मी जी पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखना माय स्वीट डॉटर इन लॉ मुझ पर कितना नाराज हो रहे हैं। नाराज ना हो तो क्या करूं? तुम्हें इतनी बार समझाया है पर तुम अपनी आदतों से बाज ही नहीं आती हो। और ये तुमने अपने बालों में क्या करवाया है? आपने नोटिस किया ना कि मेरी न्यू हेयर कट है? हेयर कट नहीं, चिड़िया का घोंसला लग रहा है। और इस बुढ़ापे में लोग बालों को काला रंग करते हैं, तुमने अपने बालों पर ये कौन सा रंग करवाया है? हेयर कलर नहीं करवाया, मैंने हेयर हाइलाइट्स करवाए हैं। अच्छा, वैसे कितने रुपए लगे इसमें? सिर्फ 5,000। 5,000? मालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने 5,000 रुपए इस हेयर स्टाइल में खर्च कर दिए। सिर्फ 5,000 रूपए ही तो है, हमारे लिए कौन सी बड़ी रकम है? माना 5,000 हमारे लिए बड़ी रकम नहीं है, पर इसे तुम बेकार के महंगे शौक में बर्बाद करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस अपनी फैमिली के लिए ही खड़ा किया है। इतने पैसे मैं अपनी फैमिली के लिए ही कमाता हूँ और मैं तुम्हें पैसे देकर इसलिए रखता हूँ ताकि तुम्हें जब जरूरत पड़े तुम पैसे खर्च कर सको। पर मेरे दिए पैसे तुम क्लब में, पार्टी में, बियर पीने में और मनचले दोस्तों पर ही खर्च करती हो। पापा जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। बहू, तुम चुप रहो, आज तुम्हारी सास को मैं समझा कर ही रहूंगा। हेमंत मालिनी से कुछ कहने वाला ही था कि तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता। हेलो, क्या हुआ पिताजी, आप नाराज लग रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम बताओ फोन क्यों किया? पिताजी, आपने मेरी और माया की शादी तो करवा दी, पर आपको तो पता ही है कि हम दोनों को इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। और कुछ दिनों से माया की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर हेमंत फोन रख देता है, पर नितिन की बातों से हेमंत थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप इतना परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? यस हेमंत डार्लिंग, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? तुम चाहे मुझे जैसी भी समझो, पर मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम ही से करती हूँ। क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम तो चुप ही रहो। बहू, मुझे अपने गांव के सरपंच से अपनी गांव की जमीन के बारे में कुछ बात करने अर्जेंट गांव जाना पड़ेगा। मैं गौरव को कहकर अपनी टिकट बुक करवा लेता हूँ और मालिनी, तुम मेरी पैकिंग कर दो। इतना कहकर हेमंत अपने बेटे गौरव को ऑफिस में फोन करता है। हेलो गौरव बेटा। हाँ पापा जी। बेटा, मुझे अपने गांव की जमीन के सिलसिले में गांव जाना है, तो कल की ही मेरी एक टिकट बुक कर दो। ठीक है पापा, हो जाएगा। गौरव हेमंत के लिए टिकट बुक करता है और फिर अगली सुबह हेमंत के गांव जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां किचन में पापा जी, टिफिन में 5 पराठे और थोड़ी सब्जी रख दी है, इतने में तो हो जाएगा। चलो, पापा जी की टिफिन भी पैक हो गई है। मालिनी, मेरा बैग पैक हुआ कि नहीं? यस डार्लिंग, आपका लगेज रेडी है। वेयर इज ब्लैक पाउच में आपकी सारी दवाइयाँ हैं। जिसके बाद हेमंत अपना लगेज लेकर हॉल में आता है। पापा आ गए आप? चलिए मैं आपको स्टेशन पहुंचा देता हूँ। हाँ चल। पापा, ये आपकी टिफिन और ये आपकी पानी की बोतल। लाओ, दो। थैंक यू। पर मालिनी, मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहू बेटों को परेशान करने लगो। समझदारी से रहना। पापा जल्दी चलिए, ट्रेन का समय हो गया। गौरव हेमंत को गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंचाता है। गौरव अपने काम पर चला जाता है और हेमंत अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। इतनी बड़ी परेशानी है, क्या मैं संभाल लूंगा? मुझे ही संभालना पड़ेगा। अगर मालिनी की आदतें ठीक रहती तो मालिनी को लेकर आता, पर उसकी आदतों की वजह से उसकी मदद नहीं ले सकता और बहू की अपनी लाइफ है, परेशान नहीं कर सकता। इसी तरह खुद से बातें करते हुए हेमंत अगले दिन गाँव पहुँच जाता है और फिर नितिन और माया के घर आ जाता है। नमस्ते पापा जी। नमस्ते पापा जी। खुश रहो। क्या परेशानी हो रही है? पापा जी, माया की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए हैं, कैसे संभालूं कुछ समझ नहीं आता है। पापा, आपने मुझे अनाथ को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठाई, मुझे हर महीने पैसे भेजे और फिर नितिन जैसे लड़के से मेरी शादी भी करवाई, और अब मैं आपके आशीर्वाद से एक बच्चे को भी जन्म देने वाली हूँ। पर न मेरी सास है, न कोई भाभी, नंद। हमें समझ नहीं आ रहा था हम अपने होने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखें, इसीलिए मैंने सोचा आपको ही बुला लेती हूँ। आप ही कुछ उपाय बताइए। तू घबरा मत बेटी, डॉक्टर के पास चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ क्या करना चाहिए। हेमंत, नितिन और माया गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ लेडी डॉक्टर माया का चेकअप कर रही होती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब? कैसी कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर? माया जी की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उन्हें 3 महीने हो चुके हैं, पर सही केयर नहीं मिल रही है। इन्हें किसी एक्सपीरियंस लेडी की जरूरत है जो इन्हें स्पेशल केयर दे सके। ओके
डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर से बात करके माया, नितिन और हेमंत घर चले आते हैं। देखा पापा जी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। ठीक किया। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं गांव में पता करके किसी एक्सपीरियंस दाई को माया की देखरेख के लिए रख देता हूँ। थैंक यू पापा जी। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। हाँ चलो। नितिन हेमंत को एक कमरे में पहुंचा देता है और फिर अपने कमरे में जाकर माया के साथ सो जाता है। धीरे धीरे सुबह के 4 बजते हैं। तभी माया के चिल्लाने की आवाज से दूसरे कमरे में सोए हेमंत की नींद खुल जाती है। ये तो माया बेटी की आवाज है। वो इतनी जोर से क्यों रो रही है और यूं नितिन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे जल्दी देखना पड़ेगा। तभी हेमंत माया के कमरे में आता है। क्या हुआ माया बेटी, तू रो क्यों रही है? देखिए ना पापा जी, पता नहीं नितिन को क्या हो गया। थोड़ी देर पहले इनकी आवाज से मेरी नींद खुल गई और मेरी आंखों के सामने ये बेहोश हो गए और अब इनका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है। माया बेटी, जरूर नितिन को किसी जहरीले जीव ने काटा है। तुमने किसी जहरीले जीव को देखा क्या? नहीं पापा। तभी हेमंत की नजर नितिन के पांव पर सांप के काटने के निशान पर पड़ती है। ये तो सांप के काटने के निशान है। इसका मतलब नितिन को सांप ने काटा है। पापा जल्दी नितिन को हॉस्पिटल लेकर चलिए ना। माया बेटी, अब नितिन को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। नितिन अब इस दुनिया में नहीं रहा माया बेटी। सांप काटने की वजह से नितिन का देहांत हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगले दिन हेमंत पड़ोसियों की मदद से नितिन का अंतिम संस्कार करता है। नितिन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। नितिन। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। इस हालत में इतना रोना तेरे लिए सही नहीं है। पापा जी, बचपन से ही मुझे दुख ही मिले हैं। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। किसी तरह मैं अपना गुजारा करती थी, पर एक दिन आप मुझे मिले। मेरा सारा खर्च आपने उठाया और फिर मेरी शादी भी करवाई। पर अब अपने बच्चे को मेरी कोख में छोड़कर मेरा पति भी मर गया। अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या होगा क्या मतलब है? तेरा पापा अभी जिंदा है, तू घबरा मत। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। आज से दोबारा तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। हेमंत दोबारा माया को संभालने की जिम्मेदारी ले लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन कल नितिन की 13वीं हो गई। अब माया को अपने घर ले जा सकता हूँ, पर मैंने घर में माया के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं है। एक काम करता हूँ, पहले बहू को सब कुछ बता देता हूँ। तभी हेमंत अपनी बहू निधि को फोन करता है। कैसी हो बहू? बाकी सब कैसे हैं? हम सब ठीक है पापा जी। और तुम्हारी शहरी सास कैसी है? तुम लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? मम्मी जी कैसी है क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ है। अरे यार, ये क्या कह दिया मैंने? क्या क्या कहा बहू तूने? नहीं पापा जी, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। खबरदार बहू, मुझसे झूठ कहा तो। सब सच बताओ, कहाँ है तुम्हारी सास? क्या बताऊं पापा जी, आपके जाने के दूसरे दिन से ही मम्मी जी 2-2 दिनों तक घर ही नहीं आती थी। कभी घर आती थी, फिर कुछ देर आराम करती थी और फिर कहीं चली जाती थी। और कल जब मम्मी जी 2 दिन के बाद भी घर नहीं आई तो मैंने पता किया तो पता चला वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चली गई है। ये मालिनी भी ना ऐसे नहीं सुधरने वाली है। मुझे इसे टेढ़े तरीके से ही समझाना पड़ेगा। पापा जी आप गुस्सा मत कीजिए, मम्मी जी समझ जाएंगी। नहीं बहू, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी हरकत करूंगा कि तेरी सास को समझ आ जाएगा कि शहरी होना कहते किसे हैं। नहीं पापा जी, छोड़िए ना। बहुत हुआ, तेरी सास को समझाकर ही छोड़ूंगा। बस कुछ आइडिया मिलने दे। एक आइडिया आया। पापा जी कैसा? हेलो हेलो पापा जी, ये क्या? पापा जी ने तो फोन ही काट दिया। मुझे पापा जी को मम्मी जी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। पापा जी ने गुस्से में फोन काटा है, पता नहीं क्या करेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन निधि हॉल में गौरव से बात कर रही होती है। गौरव, 3 दिन हो गए, मम्मी जी कब तक आएंगी? निधि, मुझे मम्मी के बारे में याद मत दिलाया करो, मुझे टेंशन हो जाता है। मैंने उनके दोस्त से बात की है, उन्हें घर भेजने को बोला है। आ जाएंगी मम्मी। बाय, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाय, टेक केयर। जिसके बाद गौरव ऑफिस चला जाता है और निधि हॉल में चलते हुए खुद से बात कर रही होती है। 1 महीने से इस घर में मैं अकेली पड़ जाती हूँ। पापा जी है नहीं, गौरव ऑफिस चले जाते हैं और मम्मी जी का तो कुछ अता पता ही नहीं होता है। मम्मी जी भी कितनी नासमझ है। पापा जी उनकी कितनी केयर करते हैं पर वो समझते ही नहीं। अगर इसी वक्त पापा जी आ गए तो कितना गुस्सा होंगे मम्मी जी पर। तभी डोरबेल बजती है और निधि दरवाजा खोलती है। पापा जी आ गए आप? मुझे तो लगा आप गाँव जाकर हमें भूल ही गए हैं। माया, यहाँ आओ। पापा जी ये कौन है? हमारी कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ, ये तुम्हारी सास है। मैंने इससे शादी की है। क्या पापा जी? तभी निधि की नजर माया के पेट पर पड़ती है। पापा जी ये तो प्रेग्नेंट है। हाँ बहू, तेरी सास खुद को बहुत शहरी मानती है ना। अब मैं उसे बताऊंगा कि असली शहरी होना किसे कहते हैं। पापा जी आपने एक प्रेग्नेंट औरत को मम्मी जी की सौतन बना दिया। हाँ बहू, तेरा ससुर लाया शहरी सास की गांव की प्रेग्नेंट सौतन। अब तेरी शहरी सास को शहरी होने का मतलब बताऊंगा। और बहू, तुम माया का पूरा ध्यान रखोगी क्योंकि आज से माया तुम्हारी सास है। हेमंत जी मैं बहुत थक गई हूँ और खड़ा नहीं रहा जा रहा है। बहू, तुम्हारी ननंद की शादी के बाद से उसका कमरा खाली पड़ा हुआ है। उसके कमरे की साफ सफाई कर दो, माया उसी में रहेगी। जिसके बाद निधि अपने ननंद के कमरे में झाड़ू मारती है और बेड पर नई चादर बिछा देती है। ये कमरा आपका है, आप आराम कीजिए। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। बहू, जाने से पहले मुझे थोड़ा पानी दे देना। नहीं मम्मी जी, ये लीजिए।
आपकी पानी की बोतल। बहू तेरी शहरी सास कहाँ है? कितने दिनों से घर नहीं आई है? मम्मी जी तो 3 दिनों से घर नहीं आई है, पर आ जाएंगी। बहू तू नीचे जा, मैं यहाँ माया से बातें कर रहा हूँ। तेरी शहरी सास आए तो उसे उसकी गांव की प्रेग्नेंट सौतन से मिलने ऊपर भेज देना, ठीक है? जिसके बाद निधि हॉल में आ जाती है। तभी मालिनी नशे के हालत में घर आती है, जहाँ मालिनी लड़खड़ाते हुए चलकर निधि के पास आती है। निधि डार्लिंग, पार्टी मेरी खत्म हुई है और उदास होकर तू बैठी है। तू बोल तो, एक बियर की केन बची है। धू क्या तुझे? मम्मी जी, आज आपने फिर से पी ली है। जरा अपनी हालत तो देखिए। और आज तो पापा जी भी आ गए हैं, ननन जी के कमरे में है। मेरे पति परमेश्वर आ गए हैं। बहुत नींबू पानी ला, मैं अपने पति परमेश्वर से मिलूंगी। जहाँ एक तरफ निधि किचन में चली आती है, वहीं मालिनी नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए माया के कमरे में हेमंत के पास आती है। वाह, मेरे पति परमेश्वर ने बहुत मजे किए गाँव में, और यहाँ मैंने भी बहुत मजे किए हैं। वो तो तुम्हारी लाल आंखें और डगमगाते कदम देखकर ही पता चल रहा है। बहुत पी ली है ना तुमने? उप्स, आपको पता चल गया। वैसे सच बताऊं, थोड़ी ज्यादा पी ली। मुझे तो आप 4 दिख रहे हैं, पर अब गुस्सा मत होना, मैंने नींबू पानी मंगाया है। नशा उतारने के लिए नींबू पानी की क्या जरूरत है? इससे मिलो, ये है माया। अरे, आप नौकरानी क्यों लेकर आए हैं? हम घर में 4 लोग ही तो रहते हैं। वैसे भी ये प्रेग्नेंट औरत क्या काम करेगी? मालिनी, माया मेरी पत्नी है, तुम्हारी सौतन। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तभी निधि नींबू पानी लेकर कमरे में आती है। मम्मी जी, ये लीजिए नींबू पानी। ये नींबू पानी अपने ससुर को दे, मुझसे ज्यादा इनको चढ़ी हुई है। कहते हैं ये प्रेग्नेंट लड़की उनकी पत्नी है और मेरी सौतन। हाँ मम्मी जी, पापा जी सच कह रहे हैं। पापा जी आपके लिए गांव से सौतन लेकर आए हैं। हेमंत जी, अपने गांव की सौतन से मिलकर आपकी शहरी बीवी का तो सारा नशा उतर गया। तू चुड़ैल मेरी सौतन बनेगी, रुक अभी तुझे बताती हूँ। तभी मालिनी हाथ उठाकर माया के पास उसे मारने के लिए बढ़ ही रही होती है कि हेमंत तुरंत मालिनी का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है और माया को बचा लेता है। खबरदार मालिनी, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। मैं सब समझ गई हूँ। आपके पैसों के लिए ही इस डायन ने आपको फंसाया है। मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहकर मालिनी पास पड़े फ्लावर पॉट को माया की तरफ फेंकती है, पर हेमंत माया को अपनी तरफ खींच लेता है और फ्लावर पॉट दीवार पर लगकर टूटकर नीचे गिर जाती है। क्यों बचाया इस नासपिटी को? इस बार तो मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मालिनी, माया मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे कैसे तुम्हें माया को हाथ लगाने दूं? क्यों लाए आप मेरे लिए गांव की प्रेग्नेंट सौतन? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मालिनी, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी बात मानती। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। जब से मैं गांव गया था तब तो तुम घर ही नहीं आ रही थी। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आपसे तो मैं कल सुबह बात करती हूँ। इतना कहकर मालिनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, जहाँ अगली सुबह हॉल में, गांव से प्रेग्नेंट सौतन लाकर आपने मम्मी के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया है पापा। इतने अच्छे से तो कभी अपनी मम्मी को नहीं समझाया तूने। अगर अपनी मम्मी को समझा दिया होता तो मैं ऐसी हरकत नहीं। मम्मी को समझाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर चुपचाप ऑफिस जा। निधि बहू, माया के लिए ग्रीन टी और मेरे लिए चाय लेकर आओ। अपने कमरे के बाहर खड़ी मालिनी हॉल में चल रही सारी बातें देख और सुन लेती है और अपने कमरे से झाड़ू निकालकर हॉल में आती है। बहू, तू सिर्फ चाय ला। अपनी प्रेग्नेंट सौतन को तो मैं झाड़ू से ग्रीन टी पिला दूंगी। झाड़ू से मार मार कर आज इस प्रेग्नेंट सौतन की हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। हेमंत जी, घबराओ मत माया, मैं तुम्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और मालिनी, अगर तुम्हें माया से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। तुम मुझे डिवोर्स दे दो, बदले में जितनी एलिमनी चाहिए ले लो। मेरी नजर क्या भटकी, इस चुड़ैल ने तो मेरे सीधे साधे पति को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया है। मुझे प्यार से समय लेकर इन्हें समझाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। माया हमारे साथ इसी घर में रहेगी और हमारी बेटी के कमरे में रहेगी। अब वो माया का कमरा है। माया को जरा सी भी खरोश नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने माया या हमारे बच्चे का बाल भी बाका किया तो मैं एक भी मिनट की देरी किए बिना तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा और जेल भी भिजवा दूंगा। इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि बच्चे को कुछ करूंगी। जाओ पालो अपनी प्रेग्नेंट सौतन को। जब धोखा देकर भागेगी तब समझ आएगा। हेमंत जी, मुझे इमली खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए इमली मंगवा दीजिए ना। रामू, रामू यहाँ आओ। जी मालिक, कहिए। रामू, तुरंत सब्जी मंडी जाओ और ताजी इमलियाँ लेकर आओ और जल्दी आना। जी साहब, अभी लेकर आता हूँ। रामू गया तो है इमलियाँ लेने, सब्जी वाला देर न करे। मैं सब्जी वाले को फोन करके कह देता हूँ इमलियाँ निकाल कर रखे। हेलो जी साहब। मैंने अपने नौकर को इमलियाँ लेने भेजा है, उसे तुरंत इमलियाँ दे देना। कहना जल्दी घर पहुँचे। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम तो इतनी फिक्र नहीं करते थे, हर चीज प्रेग्नेंट सौतन के लिए। नौकर को भेजा ही है और सब्जी वाले को भी फोन करके बोल दिया। कुछ देर में रामू इमलियाँ लेकर घर आ जाता है और मालिनी चटकारे लेते हुए इमली खाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। हेमंत ऑफिस जाना छोड़कर दिन भर माया का ध्यान रखने लगता है। तभी एक शाम, हेमंत जी,
मुझे ऐसे घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर चलो हम दोनों गार्डन में इवनिंग वॉक करने चलते हैं। हेमंत माया को लेकर पार्क आ जाता है, उसके हाथों में हाथ डालकर इवनिंग वॉक करने लगता है। हेमंत जी, आपने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा है, कहीं किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं सच बता दूंगा। हेमंत जी, ये प्रेग्नेंट लड़की कौन है आपके साथ, जिसके हाथों में हाथ डालकर आप घूम रहे हैं? ये मेरी नई बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। भाई साहब, मालिनी दीदी के होते हुए आप उसके लिए प्रेग्नेंट सौतन ले आए? मैंने भी ये कदम बहुत मजबूरी में उठाया है। इतनी बार समझाने की कोशिश की पर मालिनी ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अब उसे समझ आएगा जब मैं माया के साथ अपना घर बसा लूंगा। हाँ भाई साहब, ठीक कहा आपने। हेमंत जी, अब घर चलिए, मुझे और वॉक नहीं करना है। हेमंत माया को लेकर घर चला आता है, जहाँ रात को सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए होते हैं। पापा, आपके कहने पर मैंने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, कल दोपहर की टाइमिंग है। थैंक यू बेटा। रामू, अपनी मालकिन को घी लगाकर रोटी दो। मालिक, घी तो खत्म हो गया है। रामू, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। मैं कल ही देसी घी लेकर आऊंगा और घी खत्म होने से पहले तुम मुझे बता देना ताकि मैं दोबारा मंगवा लूं, ठीक है? और निधि बहू, तुम भी इस चीज का ध्यान रखना। जी पापा जी। अरे घी ही क्यों, काजू किशमिश भी लेते आना, आखिरकार मेरी सौतन है, अच्छे से खिलाइए पिलाइए। इतना कहकर मालिनी मुंह ऐंठ कर चली जाती है और फिर अगले दिन पूरा परिवार बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। निधि बहू, मैंने किचन में देसी घी, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स और गोंद लाकर रख दिए हैं। तुम ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में रोस्ट करके रखना। मैं रात को अपने हाथों से माया के लिए लड्डू बनाऊंगा। पापा, मम्मी ने कल चिढ़कर ये सारी चीजें लाने की बात कही थी और आप सच में ले आए, वो भी ब्रेकफास्ट से पहले? अरे ब्रेकफास्ट के बाद घी लाता तो माया को ब्रेकफास्ट में बिना घी की रोटी खानी पड़ती, और मैं घी लेने गया ही था तो ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है मेरी सौतन की? मैंने ताना क्या मारा, आप सच में घी और ड्राई फ्रूट्स लेते आए? अरे सॉरी मालिनी, तुम्हें तो थैंक्स बोलना ही भूल गया। तुमने ही तो आइडिया दिया था। थैंक यू मालिनी। थैंक यू दीदी। हेमंत की इस हरकत से मालिनी बहुत चिढ़ जाती है और मुंह ऐंठ कर खाना छोड़कर चली जाती है। और इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हेमंत किचन में दूध गर्म कर रहा होता है। निधि बहू, तू कैसे कहती है कि माया दूध नहीं पीती है? देखना, आज मैं अपने हाथों से दूध पिलाऊंगा और वो पूरा दूध पिएगी। इस दूध में काजू, किशमिश और आलमंड भी डाल देता हूँ, माया के लिए पौष्टिक रहेगा। पापा जी, कल मैं उनके लिए दूध लेकर गई थी पर उन्होंने दूध पिया ही नहीं, और आज तो आपने दूध में ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। क्या पता नई मम्मी जी पियेंगी कि नहीं। जरूर पिएगी बहू। ठीक है, अब तू अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं ये दूध माया को पिला दूंगा। जिसके बाद निधि अपने कमरे में चली जाती है और हेमंत दूध का गिलास लेकर माया के कमरे में आ जाता है। तभी कमरे के सामने मालिनी आती है और माया के कमरे में देखती है। माया, प्लीज दूध पी लो, हमारे बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक है। नहीं हेमंत, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दूध पसंद नहीं है। नहीं माया, चलो जल्दी दूध पियो। इतना कहकर हेमंत माया को अपने हाथों से दूध पिलाने लगता है। शाबाश मेरी प्यारी माया, पी जाओ, सारा दूध पी जाओ। ये इनका रोज रोज मेरी सौतन को मेरे यहाँ से गुजरते वक्त ही बादाम का दूध, तो कभी काजू का दूध, तो कभी केसर का दूध और कभी कभी मलाई वाला दूध पिलाना मेरा खून खौलता है। ये जो आप रोज जबरदस्ती करके मुझे दूध पिला देते हैं ना, सुन लीजिए, मैं कल बिल्कुल दूध नहीं पीऊंगी और मैं तुझे पीने भी नहीं दूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन निधि छत पर कपड़े फैला रही होती है, तभी मालिनी आती है। मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? नई मम्मी जी के कपड़े फैला रही हूँ। वैसे आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई? मैं घर में रहती हूँ तो तेरे पापा जी की मेरी प्रेग्नेंट सौतन से इतनी प्यार मोहब्बत चलती है, कहीं मैं बाहर घूमने चली गई तो पता नहीं क्या करेंगे। वैसे मम्मी जी, आपकी सौतन दिल की अच्छी है, बुरी नहीं है। तू तो कहेगी ही ना, तेरी सौतन थोड़ी है। और एक बात बता, तू क्या रोज उसके कपड़े धोती है? अभी भी उसी के कपड़े धूप में सुखाने आई है, रोज बाजार से उसके लिए दूध लाती है। अब से तू मेरी प्रेग्नेंट सौतन का कोई काम मत। मम्मी जी, मैं आपकी प्रेग्नेंट सौतन की केयर नहीं करती हूँ, आपके प्रेग्नेंट सौतन के पेट में पल रहे बच्चों की सेवा करती हूँ। 6वां महीना चल रहा है, उनको केयर की बहुत जरूरत है। और फिर चाहे जो भी हो, बच्चा है भी तो ससुर जी का ही, बच्चों में तो उन्हीं का अंश है ना। बस अपना अपरम ज्ञान अपने पास रख, मैं खुद देख लूंगी क्या करना है। इसी तरह रात होती है। मालिनी किचन में आती है जहाँ वो दूध में नींबू निचोड़ रही होती है। अब देखती हूँ कैसे पिलाते हैं मेरी प्रेग्नेंट सौतन को दूध। मालिनी दूध रखकर किचन से चली जाती है। कुछ देर बाद हेमंत किचन में दूध लेने आता है। यह दूध कैसे फट गया? निधि बहू, रामू, सब किचन में आओ। क्या हुआ पापा, आपने इतनी जोर से चिल्लाकर हमें क्यों बुलाया? निधि बहू, क्या तुमने दूध गर्म नहीं किया था? पापा जी, दूध आते ही मैंने दूध गर्म कर दिया था और फ्रिज में भी रख दिया था। तो फिर दूध कैसे फट गया? देखो तो कैसी तड़प लग रही है मेरी प्रेग्नेंट सौतन को दूध पिलाने की। हेमंत जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और दूध जैसे भी फट गया, अच्छा हुआ आज मुझे दूध नहीं पीना पड़ेगा। हो न हो, जरूर मुझसे और माया से चिढ़कर मालिनी ने ये हरकत की होगी। मालिनी को और चिढ़ा देता हूँ। नहीं माया, दूध तो तुम्हें आज भी पीना पड़ेगा। रुको, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। पापा, रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त कोई दुकान नहीं खुली होगी। अगर दुकान नहीं खुली होगी तो ऑनलाइन मंगा लूंगा। ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो किसी की दुकान खुलवा कर दूध ले लूंगा, पर दूध लेकर ही आऊंगा। इतना कहकर हेमंत घर से निकल जाता है और राशन की बंद दुकान पर चला आता है। अरे
सारी दुकानें तो बंद हो गई हैं, पर दूध तो मैं लेकर ही जाऊंगा। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर दूध ऑर्डर कर देता हूँ। जिसके बाद हेमंत ऑनलाइन दूध ऑर्डर करता है, जहाँ थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय हेमंत को रास्ते में ही दूध दे देता है। जिसके बाद हेमंत दूध लेकर घर आ जाता है। हेमंत जी, आप घर आ गए। मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। छोड़िए इस दूध का चक्कर, कल सुबह 2 गिलास पी लूंगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मुझे इनकी जिस हरकत से चिढ़ होगी मैं वो चीज खराब कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है माया, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ। निधि बहू, ये लो दूध, इसे गर्म करो, मैं आता हूँ। माया तुम फिक्र मत करो, आज से दूध फटने या खत्म हो जाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। कल से मैं खुद गौशाला जाकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगा। इनकी बात सुनकर तो मन कर रहा है इनके बाल नोच लूं, और इस प्रेग्नेंट सौतन का तो मुंह नोच लेने का मन कर रहा है। हेमंत के इस फैसले से मालिनी और ज्यादा चिढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जहाँ एक रात हेमंत माया के पेट पर हाथ रखकर बातें कर रहा होता है। हमारी बेटी का नाम क्या रखेंगे? बेटे का नाम सोचिए, मुझे बेटा होगा। माया, बच्चे ने लात मारी, फिर से लात मारी। 7वां महीना लग गया है, लात तो मारेगा ही। और आप इतनी केयर कर रहे हैं कि मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ओ माया, फिर से लात मारी। हेमंत जी, पेट पर से हाथ हटाइए। आपके छूने पर ये लात मारता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें ज्यादा प्यार आ रहा है तो कहो मैं कमरे का दरवाजा बंद कर दूं। घर में और भी लोग रहते हैं। और तू कलमुही, तुझे तो जरा सी भी शर्म नहीं होगी। बाप की उम्र के आदमी की बीवी बने बैठी है, बेशरम। इसी तरह मालिनी माया और हेमंत को साथ में देखकर और ज्यादा जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हेमंत ऑफिस से निधि को कॉल करता है। हेलो पापा जी, आप अचानक ऑफिस क्यों चले गए? और निधि बहू, देखना, गौरव एक मीटिंग करने शहर के बाहर गया था। 2 घंटे की मीटिंग थी, पर ट्रैफिक में सारा टाइम खराब हो गया और नेक्स्ट क्लाइंट हैंडल करने के लिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। ठीक है पापा जी, आपका टिफिन मैं ऑफिस पहुंचा दूंगी। टिफिन रहने दे बहू, मुझे तेरी